जोहार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पलामू का क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि छोटा नागपुर खास का नागवंश, उससे पहले मदरा मुंडा जो थे, फनी मुकुट राय को छोटा नागपुर खास का राजा नियुक्त कर दिए थे। तो आज हम पलामू का क्षेत्रीय राजवंश के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल झारखंड जीएस सेंटर को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें। कोशिश रहेगा कि आपको हर वीडियो में हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से बताया जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि जैसे भी आजकल के डेट में एग्ज़ाम का लेवल बढ़ गया है, सो इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए आपको पढ़ाई अच्छा से करना होगा और पूरे डिटेल से जानना होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पलामू का क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में। तो क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे पहले के कौन कौन से राजवंश यहाँ पर आए। अगर हम पलामू की बात करते हैं तो झारखंड के सबसे ये दक्षिण पश्चिम उत्तर में है। पश्चिम उत्तर में पड़ता है, पश्चिम उत्तर में पड़ता है, झारखंड के पश्चिम उत्तर में पड़ता है। और यहाँ पे दो राजाओं ने, माने दो राजवंशों ने राज किया। पहला जो थे वो चेरो थे, रक्सेल थे। पहला रक्सेल वंश, रक्सेल वंश, और दूसरा थे चेरो वंश। चेरो और खरवार दोनों एक ही साथ में आते हैं, खरवार जाति का ये वंश आते थे। तो चेरो और खरवार वंश एक थे और एक रक्सेल वंश थे। सर्वप्रथम पलामू में रक्सेल आए, वो भी कहाँ से? तो राजपूताना क्षेत्र से होते हुए रोहतासगढ़, जो आज हम देखते हैं सोन नदी का वो साइड में रोहतासगढ़ है, तो उस क्षेत्र से होते हुए उन्होंने इस क्षेत्र पलामू क्षेत्र में प्रवेश किए रक्सेल लोग। जब पलामू क्षेत्र में प्रवेश किए तो वो दो भागों में बट गए, दो दलों में बट गए। और एक दल जो था, दो दल में बट गए, ताकि दो दल में बटे। और दो दल में एक दल जो होते हैं हरिहरगंज, हरिहरगंज और महाराजगंज, महाराज पता है महाराजगंज होते हुए यह कहाँ चले गए? देवगन चले गए। महाराजगढ़ होते हुए यह देवगन चले गए। दूसरा दल जो होता है वो पांकी के मार्ग होते हुए कुंडेलवा में आ गए। कुंडेलवा जो पलामू के एरिया में होते हुए आते हैं और यहाँ बसते हैं। जो पहला दल था हरिहरगढ़ महाराजगंज होते हुए देवगन गया, वहाँ पर एक देवगन किला बनाया उन्होंने, देवगन किला बनाया। और देवगन किला बनाकर उसी को राजधानी के रूप में स्थापित किए। जो दूसरा दल था पांकी होते हुए आए यहाँ कुंडेलवा में, तो कुंडेलवा में भी इन लोगों ने किला बनाया अपना एक, और इसको भी राजधानी के रूप में उन्होंने स्थापित किया। यही आगे चल के यहीं पर पलामू का सारा क्षेत्रीय वंश, यहीं पे सारे राजपाट स्टार्ट होते हैं। रक्सेल जो थे वो 16वीं सदी तक ले इस क्षेत्र पर राज करते रहे, 16वीं सदी तक ले यह बने रहे। लेकिन 16वीं सदी के बाद, 16वीं सदी से पहले किसी ने इस क्षेत्र पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि पलामू पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत के किसी ने भी अथी कुछ नहीं किया। इल्तुतमिश ने कुछ नहीं किया, ऐबक ने कुछ नहीं किया इस क्षेत्र पे। उसके बाद एक आते हैं फिर अलाउद्दीन खिलजी, तो उसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। उसने इस क्षेत्र पे आया, लेकिन वो राजमहल एरिया में होते हुए वो चला गया। राजमहल एरिया होते हुए वो सूर्यसेन का एक शासक थे, सूर्यसेन वंश का एक शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जिनकी राजधानी कहाँ थी? नादिया। वो नादिया पर आक्रमण करने के उपरांत झारखंड से होकर गुजरा। फिर उनके बाद आते हैं तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक, उनका एक सेनापति थे मलिक बयार। वो हजारीबाग के चाई चप्पा में आक्रमण किए, ये छुटपुट आक्रमण हुआ। उसी तरह से कपिलेंद्र गजपति जो उड़ीसा के शासक थे, उन्होंने संथाल परगना में किए थे। लेकिन ये छुटपुट अगर लड़ाई को छोड़ दिया जाए तो कोई भी इस क्षेत्र पर अच्छा से राज नहीं किया, ना किसी ने कर अच्छा से वसूला है। और ये अपने क्षेत्र को स्वतः माने
मन स्वतंत्र होकर यहाँ ये चलाए हुए थे, स्वतंत्र होकर चलाए हुए थे। अब बात करते हैं कि रक्सेलों के बाद जब 16वीं सदी के बाद आता है तो रक्सेल के बाद जब आता है, रक्सेल 16वीं सदी के बाद तो खत्म हो गए। 16वीं सदी के बाद इन्होंने चेरों ने इन्हें अपदस्थ कर दिया, चेरों ने इन्हें हटा दिया। और चेरो जब हटाएं तो चेरो फिर सदी के बाद स्टार्ट हो जाता है। और चेरो वंश का सबसे बड़ा जनजाति था कौन? खरवार। इसीलिए चेरो खरवार वंश भी कहा जाता था इनको। चेरो का सबसे बड़ा जनजाति थे खरवार, इन लोग खरवार थे, खरवार थे। अपने आप को ये कहाँ क्या, अपने आप को क्या कहते थे ये भी याद रखिएगा, ये राजपूत थे। अपने आप को राजपूत कहते थे क्योंकि राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए ये आए थे। इनको अगर चेरो और खरवार के बारे में बात किया जाए तो इनका संस्थापक के ले के बारे में थोड़ा सा विवादित है कि संस्थापक कौन थे। ऐसे बी विरोतम जो थे उनका बुक था द नागवंशी द चिरोज, बी विरोतम, ये बुक याद रखिएगा, बी विरोतम का इनका एक बुक था द नागवंशी, नागवंशी एंड द चेरोज। इसमें इन्होंने कहा था कि चेरो वंश का संस्थापक जो है वो भागवत राय है। उनके अनुसार कौन था? भागवत राय था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते थे कि इनसे पहले महारथ चेरो थे, एक महारथ चेरो थे जो इस वंश का स्थापना किया था। क्योंकि जब शेर खां थे तो शेर खां से इनका एक बार युद्ध हो चुका था। शेर खां से 1538 में शेर खां से शेर खां से युद्ध होने के कारण इसे मानते हैं थे कि शेर खां कौन था इसमें? सेनापति था। ख्वार इसका एक, तो किसे लड़े थे? शेर खां के एक सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था? ख्वास। हाँ, इनसे युद्ध हो चुका था। इसीलिए मानते हैं कि इनसे पहले, भागवतरा से पहले ही महारथ शेरों का शेर खां के सेनापति ख्वास खां से लड़ाई हो चुका था। तो चेरो वंश का सरदार कहीं कहीं महारथ चेरो भी मानते हैं। तो ये विवादित है बातों में। और हाँ, एक और बात यह है कि झारखंड में इसने मुगलों का रास्ता का प्रस्तुत करने के, उसने बताया कि ये झारखंड से होते हुए बंगाल जा सकता है और बंगाल रास्ता, झारखंड रास्ते में पड़ता है बंगाल के। तो ये शेर खां ही था, पता है कि शेर खां ही ने मुगल सेनाओं के प्रवेश का मार्ग का प्रस्तुत कर दिया कि हाँ यहाँ से आप जा सकते हैं। और और जब इस युद्ध हुआ था शेर खां इतने के बीच में, तो एक श्याम सुंदर नामक एक हाथी, सफेद हाथी रहता था। हाँ, हाथी रहता था। तो महाराज चेरों को हरा, इसमें हारे थे ये, हारे और ये जीते थे, फर्स्ट का जीता था। तो एक सफेद हाथी जिसका नाम था श्याम सुंदर, ये याद रखिएगा थोड़ा, अगर कहीं पूछता है तो हाथी का क्या नाम था, हाथी का नाम क्या था? तो श्याम सुंदर नामक एक हाथी था। इसे ले जाके ख्वास खान ने शेर खां को दिया था। शेर खां और हुमायूं के बीच में तो जानते हैं कि एक युद्ध हुआ 1539 में, फिर 40 में। तो उसमें तिलैयागढ़ के साथ साथ राजमहल क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था शेर खां ने। शेर खां ने तिलैयागढ़ के साथ साथ जब युद्ध हुआ, पहला युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, पहले चास का युद्ध, या चौसा का युद्ध भी कहते हैं, चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें बिलग्राम के युद्ध के बाद शेर खां ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उससे पहले भी शेर खां, हुमायूं एक बार इसी यहीं से लड़ने के लिए घुरकुंडा में आया था, घुरकुंडा में आया था, घुरकुंडा में आया था। और तब भी इनको हार मिला और बिलग्राम के युद्ध के बाद तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इससे पहले तिलैयागढ़ में किला के साथ साथ राजमहल क्षेत्र पर भी अधिकार वो कर लिया था। अब अगर बात करते हैं, कहीं कहीं इतिहास में तो महाराज के बारे में बोला गया, लेकिन वीरोत्तम के ही अनुसार चला जाए तो भागवत राय हुए, भागवत राय यहाँ बने। अब भागवत राय का उत्तराधिकारी कौन बने? अनंत राय, अनंत राय। भागवत राय के उधर
उत्तराधिकारी कौन बने? भागवत अनंत राय। अनंत राय से पहले भागवत राय के बारे में थोड़ा सा समझ ले कि वो किसके कालीन में थे। तो पलामू का चेरो राज इस समय तक अकबर के नियंत्रण में नहीं था। अकबर के नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि अकबर भी कुछ उतना किसी पे आक्रमण करने का आती नहीं था इस क्षेत्र में। तो मान सिंह के नेतृत्व में एक अकबर ने क्या किया कि मान सिंह के नेतृत्व में मान सिंह को भेजा यहाँ पर कि आप इस क्षेत्र पर रोहतासगढ़ पलामू पर आक्रमण करें। पलामू पर आक्रमण करने के लिए मान सिंह ने रोहतासगढ़ में एक किला का निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ में किला का निर्माण करवाया था। जब इस समय अति किए तो थोड़ा सा देखिएगा, भागवत राय या अनंत राय के पहले भी कोई एक नरपत राय आते हैं। इनका सही वंशावली के नहीं होने के कारण कहीं कहीं कुछ भी मैंने थोड़ा सा दिया हुआ है। कहीं कहीं कोई छोटे समय के लिए आते थे राजा, तो नरपत राय थे। अब इस समय पलामू के चेरो से नरपत राय थे। तो नरपत राय पर जब आक्रमण किया गया था मान सिंह द्वारा, तो नरपत राय की सहायता किसने किया? तो रामगढ़ के राजा ने किया था उस समय। इनका सहायता किसने किया? सहायता किया था रामगढ़ के राजा ने रामगढ़ के राजा ने। लेकिन ये थोड़ा सा विफल हो गया, क्योंकि जैसे भी अथी हुआ, फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु हो गई तो कुछ ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ा। अकबर की मृत्यु होते ही इन्होंने अपना फिर से अपना राज्य को स्थापित कर लिया और कोई मुगल सेना को भी भगा दिए थे। कुछ नहीं हुआ। जब जब अथी हुआ तो फिर अकबर के बाद जहांगीर आता है। जहांगीर आते हैं और जहांगीर बनता है, 57 तक ले बनते रहता है। तो उस समय चेरो शासक कौन थे? अनंत राय आ जाते हैं। अनंत राय आ जाते हैं इस समय अनंत राय आते हैं। अनंत राय आते हैं तो जहांगीर ने अभी जितना भी पलामू होता है, जैसे मुगल शासन स्टार्ट होता है, तो ये हमेशा पलामू का किला का जो होता है वो बिहार के सूबेदार के अनुसार ही चलता है, क्योंकि उन्हीं को अपना कर दिया जाता था और वो मुगल बिहार सूबेदार जो होते हैं मुगल को कर देते थे। तो जहांगीर ने अफजल खां और इबादत खां को भेजा था यहाँ अनंत राय पर आक्रमण करने के लिए। अकबर ने जहांगीर ने किसे भेजा था? एक अफजल खां को, और साथ में कौन थे? एक इबादत खां थे। लेकिन ये जब भेजे तो अनंत राय ने इन्हें विफल कर दिया था। ये काम नहीं किया था, नहीं काम किया। इतना तक ले हो अनंत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर अनंत राय के बाद ही उनको किसको बनाया जाता है? सहबल राय एक फिर राजा बनते हैं। सहबल राय राजा बनते हैं। ये अत्यंत शक्तिशाली राजा रहते थे। इनका इतना था कि सड़के आजम जिसे बोला जाता था, सड़क ए आजम किसको बोला जाता है? सड़क ए आजम किसे बोला था? ग्रैंड ट्रक जीटी रोड को। जीटी रोड जो पलामू के नज़दीक में औरंगाबाद के पास से होता था, औरंगाबाद से होता था। वहाँ से लेके उससे भी आगे चंपारण तक ले इन्होंने सबल राय अपने आप को अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। और मुगलों की जब सेना बंगाल जाती थी और आती थी तो ये लूटपाट वहाँ तक ले मचाते रहते थे। जहांगीर इससे बहुत नाराज होता था। 1613 में फिर क्या किया? जहांगीर ने फिर आक्रमण करने का प्लान बनाया। और आकर वो बोल के बिहार के सूबेदार को बोल के सहबल राय को हराया और गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया था। बंदी बना लिया गया। जब बंदी बनाया गया तो उन्हें दिल्ली ले गया गया था। बंदी बना के दिल्ली ले गया गया और दिल्ली ले जाके इनका शरीर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा बड़ा लंबा था, अपने आप को अथी करते थे। तो सहबल राय जब वहाँ गया तो जहांगीर ने उन्हें एक मनोरंजन के तौर पे सेमिहथा बाघ से लड़ा दिया गया था। सहबल राय को किससे लड़ाया गया था? सहबल राय को सीधे एक बाघ से लड़ा दिया गया, वो भी निहत था, जिनमें इनकी एक मृत्यु हो गई। मृत्यु हुआ, बाघ से लड़ाने से मृत्यु हो गया। तो उसके बाद एक मिनट रुकिएगा।
हाँ, तो मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद उन्हें मेदिनी राय को फिर बनाया गया। जब यहाँ मालूम चला, जब सबल राय को बाद में मालूम चला कि वहाँ पर इन्हें ऐसा दुर्व्यवहार किया गया था, तो अब वहाँ के जो चेरो लोग थे वो बहुत लूटपाट मचाया, अगल में मुगल क्षेत्र में जाकर बहुत लूटपाट मचाया। फिर मेदिनी राय, यहाँ पे आप देखिएगा तो थोड़ा सा प्रताप राय और मेदिनी राय के बारे में ऊपर नीचे आपको मिलेंगे थोड़ा, कि मेदिनी राय पहले आए कि प्रताप राय पहले आए। तो यहाँ पे मेदिनी राय नहीं आए थे, प्रताप राय हैं। प्रताप राय शासक बने। तो प्रताप राय शासक बने 1675 से 1681 तक ले। तो इस समय उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। एक कि पलामू को फिर से पलामू को स्वतंत्र बना दिए और वो कर देना मना कर दिया। तो 1632 में पलामू क्षेत्र को बिहार के सूबेदार फिर अब्दुल्ला खान ने मुगलों के जागीर के रूप में दे दिया गया था। 1632 में पलामू क्षेत्र को बिहार के सूबेदार को अब्दुल्ला खान जो था, अब्दुल्ला खां को यहाँ मुगलों का जागीर दे दिया गया था। और कितना में दिया गया था? 1,36,000 में। पर प्रताप राय कर देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो 12 अक्टूबर 1600 क्या होता है, 12 अक्टूबर 1641 को शाइस्ता खां जो होता है, शाइस्ता खां को भेजा जाता है कि आप आक्रमण करें। शाइस्ता खां को आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन ये विफल हो जाता है। फिर 26 जनवरी को 1642 को फिर किसी को भेजा जाता है। उस समय तो चेरो और मुगल में एक लड़ाई होता है। चेरो और मुगल में, चेरो वर्सेस में मुगल में लड़ाई होता है। मुगल में लड़ाई होता है, कहाँ होता है? ये आज के डेट में होता है बकोरिया गांव जो होता है, बकोरिया गांव, इसमें लड़ाई होता है। इसी के पास बरसा रे दोरहा में लड़ाई होता है और प्रताप राय को बंदी बना दिया जाता है। बंदी बनाकर, लेकिन प्रताप राव जब बंदी बनते हैं तो तत्काल रिहाई को के लिए इस्ता खां को फिर से उन्होंने कितना रुपया देता है, 80,000 रुपया देते हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। 80,000 रुपया दे के और छोड़ दिया जाता है, कहा कि जाइए। चेरो राज परिवार में भी जब तब तक ले अंतर कलह का स्टार्ट हो गया कि कौन है क्या है, ऐसे अंतर कलह स्टार्ट हुआ प्रताप राय को रहते हुए घर में। अंतर कलह में क्या हुआ कि दरिया राय और तेज राय दोनों ने मिलकर प्रताप राय को बंदी बना लिए थे। किसने प्रताप राय को बंदी बनाया? दरिया राय और तेज राय ने बंदी बना के, और तेज राय खुद यहाँ का शासक बन गया था। लेकिन मदन सिंह के पुत्र जो थे वो सूरत सिंह और सबल सिंह ने प्रताप राय को कैद से मुक्त कराए और तेज राय को वापस करके फिर से यहाँ पर प्रताप राय को राजा घोषित कर दिए थे। फिर प्रताप राय और मुगलों के बीच में एक संधि हुई और राजा बनते रह गए और शाहजहां ने 1,000 मनसब भी प्रदान किया था। वो कितना का क्या था? 1,000 मनसब भी प्रदान किया था, मनसब प्रदान किया। इसके बदले में उन्होंने कहा गया था कि 1 करोड़ रुपया देने के लिए, 1 करोड़ दाम, तो पहले दाम बोला जाता था, दाम को अति किया गया था। उनके बाद मृत्यु होता है तो कुछ देर के लिए भोपाल राय भी शासक बनते हैं। भोपाल राय शासक बनते हैं, भोपाल राय शासक बनते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा देर के लिए और एक और शासक बनते हैं। हाँ, थोड़ा देर के नहीं बाद उसके बाद फिर मेदिनी राय शासक बनते हैं। उसके बाद मेदिनी राय शासक बनते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वन में। मेदिनी राय शासक बनते हैं। अब यहाँ से मेदिनी राय शासक बनते हैं, मेदिनी राय शासक बन जाते हैं। 1658 से 1674 तक मेदिनी राय के शासक बनते ही सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है। मेदिनी राय को जब शासक बनते हैं तो सर्वाधिक शक्तिशाली पलामू क्षेत्र हो जाता है और ये भी मुगलों को अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो उस समय बिहार का सूबेदार थे दाऊद खां।
उस समय बिहार का सूबेदार था दाऊद खां। मुगलों ने दाऊद खां को कहा कि तुम पलामू पर अथी करो, अधिकार करो। अधिकार करने के लिए बोलता है और आक्रमण करने के लिए दाऊद खां को आक्रमण करने के दाऊद खां उससे पहले अधिकार करे, उससे पहले वहां से जब पटना से वो निकलता है तो पहले कुंडा पर आक्रमण कर देता है। और कुंडा का उस समय राजा कौन था? चुनराय। चुनराय तो इन डर से इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। तो इनका एक भाई था सुरवर राय, चुनराय का एक भाई था, भाई थे सुरवर राय। इन्होंने चुन राय को हत्या कर देते हैं, चुन राय को हत्या कर देते हैं। फिर बिहार से वहाँ से आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ते हैं बिहार से। जब उनको मार दिया जाता है, गया से होते हुए इमामगंज छोटे होते हुए पलामू पर आक्रमण करने के लिए निकला जाता है था। फिर दाऊद खान वहाँ का मारने के बाद कहाँ से चला थे? तरहसी होते हुए आए वो मार्ग में, तरहसी होते हुए पलामू में आए तो एक संधि हुआ था, इस्लाम स्वीकार करने के लिए उसको संधि किया गया था। तो फिर यहाँ पर मेदिनी राय और मुगलों के बीच में लड़ाई हुआ, लेकिन मेदिनी राय यहाँ पर भाग जाते हैं, मेदिनी राय भाग जाते हैं। और पुराने किले में मेदिनी राय जब भाग जाते हैं तो एक पुराना किला होता था, पुराना किला में दाऊद खान ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये आपको पूछेगा कि किस किला में मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो पुराना किला में किसने करवाया था? तो दाऊद खान ने करवाया था, दाऊद खान ने करवाया। वापस जाते समय दाऊद खान ने सिंह दरवाजा एक था, पुराने किले में लगा हुआ था एक सिंह दरवाजा, उसे उठा कर ले जाता है और उठा के कहाँ लगा देता है? वो दाऊद नगर के, दाऊद नगर के किले में, गढ़ में लगवा देता है, दाऊद नगर के किले में लगाता है। 1666 में क्या होता है? जब 1666 होता है तो मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया गया था, मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया गया था। जब मनकली खां यहाँ से गया तो पुनः मेदिनी राय ने फिर से इस पर अधिकार कर लिया, पलामू किला पे अधिकार के, पलामू क्षेत्र पर फिर से अधिकार कर लिया 1674 तक ले, पता है 1674 तक ले मेदिनी राय ने इस क्षेत्र को बहुत समृद्धि किया। यहाँ पे सिंचाई के लिए नहरें बनवाएं, कुएं खुदवाएं, तालाब बनवाएं, कृषि का एक से एक उपाय दिए, बहुत मैंने समृद्धि किया। और मेदिनी राय ने फिर किसी से कर भी नहीं लेते थे और बहुत मैंने समृद्धि और शक्तिशाली राजा बने होते हैं। और 1674 में इनका मृत्यु हो जाता है। जैसे मृत्यु होता है 1674 में, उसके बाद मेदिनी राय के बाद कौन सा बन जाता है? बनते होते हैं रुद्र राय, रुद्र राय बनते हैं। रुद्र राय के बारे में उतना कोई कहानी नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं हो। फिर बीच में दिखपाल भी राय बनते हैं, फिर उसके बाद साहेब राय बनते हैं। एक और चीज देख लीजिएगा थोड़ा सा कि मेदिनी राय ने क्या किया था? रघुनाथ शाह की राजधानी के दोईसा पर आक्रमण किया था। रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह कौन थे? तो रघुनाथ शाह जो था नागवंशी शासक थे, इनके दोईसा दोईसा पर आक्रमण करके यहाँ पर एक दरवाजा था जिसे नागपुरी दरवाजा भी बोला जाता है, नागपुरी दरवाजा बोला जाता था। उसे उठा के लेके वो चले गए थे मेदिनी राय, अपने यहाँ लेके चले गए। विशाल दरवाजा था, उन्हें पलामू किला में लगवा दिया था। आज वो नागपुरी दरवाजा है, आज भी विद्यमान है, वहाँ देखने के लिए लोग जाते हैं। साहेब राय आने के बाद 1600 में फिर साहेब राय भी कुछ वैसा किए नहीं, फिर रंजीत राय आते हैं। रंजीत राय साहेब राय के बाद, साहेब राय के बाद कौन शासक आते हैं? रंजीत राय आते हैं। तो रंजीत राय ने इसने सबसे पहला काम किया कि नागवंशियों का टोरी इलाका जो होता है, आज भी टोरी है, टोरी इलाका को छीन लिया था और 3 साल तक ले अपने अंदर में रखा था, यहाँ से कर वसूले थे। उस समय अगर रंजीत राय जब बना था तो बिहार का सूबेदार कौन था? बिहार के सूबेदार, बिहार का सूबेदार कौन था? तो सर बुलंद, सर बुलंद हाँ था, सर बुलंद खां था। फिर रंजीत राय को क्या किया कि आंतरिक कलह हुआ और जय कृष्ण ने रंजीत राय को मार डाला था।
आंतरिक कलह पारिवारिक कलह होता था। तो जय कृष्ण राय ने इनको मार डाला। जय कृष्ण राय ने सर बुलंद खां को कहा कि हम 5,000 रुपया देंगे, तो इन्होंने 5,000 रुपया का सालाना देने के लिए राजी हो गए। राजी हो जाते हैं। इसके बाद मुगल मराठा जो खत्म होती है तो उत्तर मुगल काली में यहाँ से कोई उतना ज़्यादा अधिक कर नहीं पाता है, छोटे मोटे आक्रमण होते हैं, तब पर भी ये बना रहता है। 1743 आता है तो मराठाओं का हाथी आ जाता है। तो मराठाओं जब यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं मराठाओं का नाम जैसे में होता है गढ़वा के, आपसे ये पूछ सकता है गढ़वा का मरहटिया जो नाम होता है, ये एक और नाम होता है पेशका। पेशका जो पेशका होता है ये मराठाओं का बसाया हुआ थी है गांव है, आदि मिलता है। ये सब मराठाओं के नाम के अनुसार मिलता है। फिर 1750-65 के दौरान पलामू राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और पलामू चेरो राजवंश पे कब्जे में रहा, जबकि पलामू में उत्तरी पलामू जितना भी था, अगर पलामू का बात करते हैं तो दक्षिण में तो चेरों के कब्जा में रहता था, लेकिन उत्तर में मुगल का सर्वाधिक प्रभाव रहने के कारण ये मुगल या राजपूत के अंडर में रहा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। तभी 1771 में एक यहाँ के राजा होते थे और वो कहते हैं, उनको भेजते हैं अपने अथी को कि आप जाइए उनसे बात कीजिए। तो कैप्टन जेकब जो होता है, कैप्टन जेकब, उन्होंने बात करके और पलामू को अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर लिया। पलामू अधीनता स्वीकार कर लिया किनका? कैप्टन जेकब का। उस समय यहाँ पर कौन राजा थे? जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह ने अधीनता स्वीकार कर लिया और पलामू को सौंप दिए। जयनाथ सिंह अधीनता स्वीकार कर लिए और पलामू को अंग्रेजों को सौंप दिए। अब अंग्रेज यहाँ अधीनता स्वीकार कराने वाला कौन था, ये आपको पूछेंगे। कैप्टन जेकब कैमक। तो इन्हीं के रहते हुए जयनाथ सिंह ने 1771 में अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर लिए। उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा नहीं रहा। कुछ कुछ राजाएं होते थे, जैसे जयमंगल सिंह हुए, फिर कुंडा में धीरज सिंह, सिरोज कुटुंब नारायण सिंह, ये सब अपने आप में को गोपाल राय हुए। सबसे लास्ट में जो होते हैं गोपाल राय बनते हैं। गोपाल राय ये अंग्रेजों के संरक्षण से बनते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण से पलामू का राजा बनते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण से पलामू का राजा बनते हैं, लेकिन इनका कोई अथी नहीं होता है। शरण लास्ट में इनका राज से बाहर कर दिया जाता है और डायरेक्ट एकदम पूरा अंग्रेजों ने पलामू किला को अपने अंडर में ले लेते हैं। तो आज के क्लासों में इतना ही है और नेक्स्ट क्लास में आप एक बार और देख लें कि थोड़ा कैसे कैसे होता था, संस्थापक कौन थे, एक बार और रिवाइज मार लिया जाए कि चेरो शासक पहले कौन थे। चेरो से पहले रक्सेल है। रक्सेल दो अथी में बटे, दो अथी में बटे और चेरो फिर आए। चेरो में भागवत राय थे। भागवत राय हैं कहीं कहीं भी वीरोत्तम के अनुसार भागवत राय होते थे। इतिहासकार कुछ कुछ बोलते थे महारथ चेरो भी एगो थे। भागवत राय को ही रणपत चौराहा भी कहा जाता है। फिर अनंत राय आए, इनके बाद अनंत राय आते हैं। अनंत राय आते हैं, फिर सहबल राय आते हैं। सहबल राय आते हैं, प्रताप राय आते हैं। इनके सहबल राय के बाद प्रताप राय आते हैं। प्रताप राय ने क्या किया था? पुराना किला का निर्माण करवाया था। पुराना किला का निर्माण करते थे और ये अत्यंत समृद्ध बना दिए थे। प्रताप राय ने पलामू क्षेत्र को अत्यंत समृद्ध बना दिए थे। फिर भोपाल राय आए, लेकिन कुछ महीना ही रहे। भोपाल राय आए थे तो कुछ महीना ही रहे। फिर मेदिनी राय आए। मेदिनी राय आए तो इन्होंने नया किला बनवाया था। एक पुराना किला है, एक नया किला होता है। नया किला बनवाया। मेदिनी राय के बाद रुद्र राय आए, फिर दिखपाल आए, साहेब राय आए, रंजीत सिंह आए। रंजीत सिंह ही थे। मेदिनी राय ने क्या किया, एक और रघुनाथ पे
रघुनाथ शाह पे आक्रमण किया था, ये नागवंशी शासक थे। इनके राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया था। यहाँ से एक विशाल दरवाजा ले गए थे जिसे नागपुरी दरवाजा किया जाता है, वो नया किला में भी आपको देखने को मिलेगा। रंजीत राय ने टोरी पर अथी कर लिया था। टोरी पर मेदिनी राय के बाद किस, रुद्र राय, दिखपाल राय, साहेब राय और रंजीत राय। फिर अगर बात करें, रंजीत राय ने टोरी पर अधिकार कर लिया था, ये नागवंशियों के क्षेत्र में था और टोरी पर अधिकार कर लिया। फिर चित्रजीत राय आते थे, उनका दीवान था जयनाथ सिंह। इन्होंने बात करके वहाँ जब बात किए थे कि जयनाथ सिंह ने अथी जाके जैकब से मिले थे और अधीनता स्वीकार कर लिया था। उस समय वो अथी थे, दीवान थे, और राजा कौन थे? चित्रजीत राय थे। चित्रजीत राय थे, अधीनता स्वीकार कर लिए। पारिवारिक कलह हुआ था और गोपाल राय को लास्ट, हमारा गोपाल राय जो थे वो लास्ट पलामू चेरवंश का शासक साबित हुए। वो 4,000 पे सालाना पे बात करके और अंग्रेजों के सहायता से इस क्षेत्र राजा बने। यही है इनका। ये सबका क्वेश्चन भी आएगा, आपको आंसर अब आएगा। इसमें सबसे अच्छा है कि पुराना किला कौन होता है? प्रताप राय होते हैं। मेदिनी राय ने कितना, और अंग्रेजों ने किसको लड़ा दिया था? अंग्रेजों कर रहे हैं, जहांगीर ने किसको बाघ से लड़ाया था? तो सहबल राय। ये क्वेश्चन आ सकता है। चेरो वंश का संस्थापक कौन है? भागवत राय। ये आपको मेन क्वेश्चन होगा। मेदिनी राय ने किस पर आक्रमण करके कहाँ से वो नागपुरी दरवाजा लेके आए थे? तो रघुनाथ शाह के दोईसा पर आक्रमण करके लेके आए थे। रंजीत सिंह ने टोरी पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को कब्जा में कर लिया था। सबसे लास्ट चेरो राजा कौन थे? तो गोपाल राय थे, जो 4,000 अंग्रेजों के सहायता से 4,000 रुपये सालाना दे के बात करके और राजा बने। यही आप में इसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्लास में अभी हमारा बचा हुआ है रामगढ़ राज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम रामगढ़, पोड़हाट, सिभूम, पचेत और खगड़िया इस सभी राज्य के बारे में हम एक ही क्लास में देखेंगे क्या है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर है, अगर इसका PDF भी मिलेगा आपको। व्हाट्सएप नंबर जो होता है हमारा, लिख लीजिए 7320 880568 होता है। हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। झारखंड GS सेंटर, इसी के नाम से भी टेलीग्राम पर भी आपको मिलेगा। उसका लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर का भी दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सभी क्लासों का अथी होगा। आपको कोई डिटेल इतना नहीं बताने वाला है यूट्यूब में झारखंड का अभी तक ले, और हर क्लास के बारे में बताया जाएगा आपको। अभी कुछ ही दिनों में जियोग्राफी स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि जियोग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। इनसे भी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा कम बनते हैं। आप देखते हैं कि अगर एनालाइज किया जाए तो MCQ आएंगे इस सब का। और नेक्स्ट वन में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।